हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आपको अपने नए यूट्यूब चैनल खाओ और पढ़ो में स्वागत करता हूं। तो आज ये मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 to 1905 का जो मॉडरेट फेज हम लोग पढ़ रहे थे उसका सेकंड वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। तो आज मैं वहीं से शुरुआत करूँगा। उससे पहले शुरुआत करूँ जो मैंने उस दिन पढ़ाया था, आज मैं आपको कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। इस हमने पढ़ा था 1885 to 1905। इस फेज को हम लोग मॉडरेट फेज बोलते हैं और इस मॉडरेट फेज के पीछे हम लोग जो मेन बैकग्राउंड जो बताया था मैंने आपको, वो हमारा क्या था, नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद। और मैंने आपको यही बोला था कि यही जो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म था जो हमारे फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का हमारा सबसे मेन कारण बना। ठीक, तो आज मैं यहाँ से आपको आगे बताऊँगा। आज मैं आपको बताऊँगा इस पूरे फेज के 1885 to 1905 मॉडरेट फेज कंप्लीट। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस 1885 से 1905 के बीच की जो अवधि है इसको हम मॉडरेट फेज ही क्यों बोलते हैं। और इस फेज में जो हमारे कितने जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनका नाम बताऊंगा, उनके बारे में कुछ शॉर्ट डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको मैं कुछ लीडर्स का नाम बताता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर का नाम सुना होगा आपने, मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा, दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा आपने, इसके अलावा आपने ये फिरोज शाह मेहता नाम सुना होगा, बदरुद्दीन तैयब जी नाम सुना होगा, के टी तेलंग सुना होगा। तो मैंने बताया था कि 1885 जो कांग्रेस की स्थापना हुई उसका स्थापना से पहले जो 3 हमारे प्रोविंसेस थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, वहाँ पर जो लोकल लेवल पर जो कुछ पार्टियाँ हमारे बने थे, कुछ संगठन बने थे, उसके जो मेंबर्स वही हमारे मॉडरेट फेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेता लोग कहलाएंगे। और वही हमारे 1850 से 1905 के बीच की अवधि को पूरा वो कंट्रोल करेंगे। यानी अभी सवाल पूछते हैं कि 1885 से 1905 के बीच की पूरी अवधि हमारे वो मॉडरेट नेताओं के हाथ में रहे। और उसके बाद हमारे एक्सट्रीमिज्म लोग आ जाएंगे जिसको हम अतिवाद भी बोलते हैं। तो जो कुछ हमारे पौने लीडर्स हैं इन्होंने किया कि इस फेज में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो रहा उसके बारे में मैं आपको कुछ शॉर्ट बताऊँगा नोट्स जो आपके एग्जाम में आपको काम आएंगे। तो मैं आपको साफ मिटाता हूँ, इससे साफ करता हूँ। तो अब इसमें आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो जनरली सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। इनके बारे में कहा जाता है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें इंडियन बुरके भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट ए में लिखता हूँ, बी, इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कलकत्ता बनाए, किनके साथ मिलकर, आनंद मोहन बोस के साथ। और इस एसोसिएशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा एम था इनका, वो था हमारा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करना। मतलब कि जो भी हमारा जो भारत में रहने वाले जितने सारे जो हमारे जो लोग थे, खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग, उनके अंदर राजनीतिक शिक्षा देना, उनकी राजनीतिक चेतना को बढ़ाना। ठीक है, और इनको हम लोग थर्ड नंबर बोलूँगा, ये इन्होंने बंगाली, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंगाली जो जर्नल थे हमारे, उनका 40 सालों तक एडिट किया। फिर 1883 जो कि कांग्रेस से पहले का समय, इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना कर।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि फिर बाद में 86 में ये कांग्रेस के साथ ही इनका मर्ज हो गया, इनके साथ मर्ज हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, फिर मैंने क्या इसका आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये डी हो गया। पांचवा पॉइंट, बस इनका आपको कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में कुछ सवाल आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट, ही इज द फर्स्ट वन टू गो जेल फॉर promoting Indian journalism। लास्ट ईयर शायद यूपीएससी पीएफओ का 2017 के पेपर में सवाल आए थे कि भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले हमारे पहले व्यक्ति कौन थे। तो इनका यही ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे जिन्होंने अभी इस जर्नलिज्म के फील्ड में इन्होंने पहली बार जेल की यात्रा की। और इनका जो मेन बेसिक रीजन आपको होगा वो आपको मैं बताऊंगा जब पत्रकार ये डेवलपमेंट ऑफ प्रेस का चैप्टर बताऊंगा, तो पूरा डिटेल इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको इनके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स आपको इनको याद रखना है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो लीडर्स हैं वो आपको दादा भाई नौरोजी आपको जानना है इनके बारे में। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पहला। दूसरा इन्होंने इंडिया का ऑनऑफिशियल एम्बेसडर, इंडियन ऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड। ऐसा क्यों कहा जाता है अभी बताता हूँ। इन इंग्लैंड, राइट। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंडियन to represent British House of Commons। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को रिप्रेजेंट करने वाले पहले इंडियंस हाउस ऑफ कॉमन्स कौन से राजनीतिक पार्टी से एसोसिएटेड थे? लिबरल पार्टी। और कौन सीट था हमारा वो? फिन्सबरी प्रोविंसेस। तो फिन्सबरी प्रोविंसेस से लिबरल पार्टी से एसोसिएटेड ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में रिप्रेजेंट करने वाले पहले इंडियंस। इंडिया को अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड भी कहा जाता है, इन्होंने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनकी जो बुक थी, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम में जो हमारे क्या बोलते हैं भारत से जो हमारे जितने सा जो धन का जो निकास हो रहा था, जिन्हें हम ड्रेन ऑफ वेल्थ ही बोलते हैं, पूरा वर्णन आपको इस बुक में ही मिल जाता है। ठीक है, तो इनका आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हमारा प्रेसिडेंटशिप कह दीजिए या फिर चेयरमैनशिप, जो अध्यक्षता किया उन्होंने, थ्री टाइम क्या है? सेकंड 1886 सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस, 1894 टू 1895 और 1906 टू 1907। ठीक है, तो ये आपको 3 सेशन इन्होंने कांग्रेस का अटेंड किया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेशन मिलेगा और यही वो पहले सेशन कहाँ पर? कलकत्ता में करेंगे। इनके बारे में पूरा डिटेल आपको जब बंगाल का पार्टीशन पढ़ाऊंगा उसमें इस सेशन की पूरी डिटेल जानकारी आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आपको याद रखना है।
तो कांग्रेस का 3 सेशन के इन्होंने चेयरमैनशिप इन्होंने किया। बुक का नाम को पता होना चाहिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इसी बुक के जो इन्होंने जब ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो इन्होंने जिक्र किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ये जब इन्होंने अपना पूरा बताया कि भारत से जो धन का निकासी का जो मेन कारण क्या है, तो उन्होंने इस बुक में जिक्र किया। तो तो उन्होंने इसमें ये बताया कि वो किस किस माध्यम के द्वारा जो हमारे ब्रिटिश जो थे अधिकारी थे, वो किस किस तौर पर किस किस फॉर्म में वो इंडियन धन का वो यूज कर रहे थे। तो इन्होंने जैसा कि जिक्र किया, वो हमारा पहला था वो सैलरी देने में, ब्रिटिश अधिकारी जितने लोग थे उनको सैलरी देने में, उनके जो सेविंग्स थी, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन्स होता है वो हमारा सैलरी, सेविंग, पेंशन्स, प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश कंपनी एंड पेमेंट द आर्मी। आपको ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। इसे सवाल पूछते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो अपनी जो पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनमें किस किस फॉर्म, किस किस वो तरीक़ों का वो जिक्र किया जिसके थ्रू भारत का धन हमारा वो ब्रिटिश ऑफिसर को वो पेड कर रहे थे, और जो हमारा जो भारत का धन था वो हमारा बाहर जा रहे थे। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे मॉडरेट फेज के लीडर्स हैं वो हमारा आ जाएंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये हमारे 1884 आपने पढ़ा होगा मद्रास महाजन सभा, जो कि कांग्रेस की स्थापना से पहले मद्रास में एक लोकल स्तर पर एक पार्टी बनती है, इसके वो एसोसिएटेड थे। 2 मेंबर्स होते हैं, आप लिख सकते हैं मेंबर्स के। एक तो हमारे यही हो गया जी सुब्रमण्यम अय्यर, शॉर्ट में लिख देता हूँ। सेकंड थे हमारे पी आनंद चार्लू, और थर्ड थे हमारे वी राघव चारी, ठीक है। और इनके द्वारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जर्नल से निकाले गए वो हमारे क्या थे, जर्नल कहिए या मैगजीन कहिए। अपने आज जो हम लोग हिंदू पढ़ते हैं, ये इसी टाइम से निकाला हुआ है, द हिंदू और स्वदेश मित्रम, स्वदेश मित्रम, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ये पता चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स आपको पता चाहिए वो है गोपाल कृष्ण गोखले। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा कुछ कि ये पॉलिटिकल गुरु थे हमारे किनके, महात्मा गांधी प्लस इनके महात्मा गांधी के भी थे, और मोहम्मद अली जीना, दोनों के आपको दोनों याद रखना है। मोहम्मद अली जीना का आपको दोनों के पॉलिटिकल गुरु थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कहने पर ही हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने मूवमेंट में वो एंट्री करते हैं। 1915 में वो साउथ अफ्रीका से भारत में आते हैं, लेकिन 2 साल के बाद इन्हीं के कहने पर पूरा 2 साल इन्हें वो देश का भ्रमण करते हैं, और उनके बाद जो उनका अनुभव आते हैं उन्हीं के अनुभव के बाद ही वो इंडिया में पूरा प्रॉपर तरीके से वो आंदोलन वो स्टार्ट करते हैं गांधी जी, ठीक है। और ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना करते हैं, जिसमें कि जिसका मेन पर्पस वही होता है कि जितने सारे जो हमारे यूथ्स उनको अपने देश के लिए काम करने को, अपने देश के सेक्रीफाइस के लिए, लाइक नेशनलिज्म में आपके वो मतलब ये कंट्रीब्यूशन करने के लिए वो ये प्रॉपर ये यूथ को ये फोकस करते हैं। तो ये 5 लीडर्स हमारे हो गए। तो आपको ये मॉडरेट फेज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स जिनका कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। अब ये चूँकि ये फैक्ट्स है तो आपको इसके बारे में आपको पूरा फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए, और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आएंगे तो आपको आने वाले लेक्चर में, आने वाले वीडियो में आपको पूरा बताते चलूँगा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो थे हमारे मॉडरेट फेज के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स जो इस समय हमारे कांग्रेस के ऊपर ये रूल करेंगे, कांग्रेस को अपना ये कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि अभी तो ठीक है हम लोग मॉडरेट फेज पढ़ रहे हैं, तो मॉडरेट फेज के हमारे जो लीडर्स थे वो भी हम लोग देख लिया। तो आपको ये देखना कि लोग ब्रिटिश सरकार से डील कैसे करेंगे। डील कैसे करेंगे तो सबसे पहले को ये पता होना चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या है। इस फेज का जो हम लोग मॉडरेट फेज पढ़ रहे हैं तो इनका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या है। तो आपको ये उद्देश्य पता होना चाहिए कि आखिर ये क्यों डील कर रहे हैं, कि अब ब्रिटिश सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या इनको चाहिए फाइनली, राइट। तो इनका दो मेन आपको पर्पस आपको पता चाहिए। पहला पर्पस इनका टू गेन द पॉलिटिकल राइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, to gain the political rights, and second to get the self government. Stage by stage। तो अब तो ठीक है भाई, इनका ये मेन पर्पस इनका यही है कि जितना सारा जो मॉडरेट लीडर्स हैं उनका मेन पर्पस हमारा है कि पॉलिटिकल राइट्स गेन करना और सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेज बाय स्टेज की सेल्फ गवर्नमेंट हमें वो इनको प्राप्त करना। अब है कि कैसे करेंगे, बाय विच मेथड दे विल गेट द दे विल फुलफिल देयर पर्पस, बाय विच मेथड। तो इस सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनका ऑपरेशन कर सकते हो या फिर मेथडोलॉजी कर सकते हो। अपने मेथड, अपने राइट, अपने पर्पस को गेन करने के मेथड के आधार पर ही इनको मॉडरेट, और जो आने वाले अगर फेज पढ़ेंगे उसको एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। तो इनका जो मेन पर्पस, जो मेथड था, मैं आगे इसको साफ करता हूँ इनको। इनका अपने जो पर्पस को प्राप्त करने का जो मेथड था, पीसफुल मेथड, पीसफुल मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब पीसफुल मेथड का ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड क्या था, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान, जो ब्रिटिश सरकार जो कानून बनाएंगे संविधान का जो फॉलो करते हैं उन्हीं के अपने कानून के अपने दायरे में रह कर अपना वो डिमांड, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो ब्रिटिश सरकार से डील करेंगे। जैसे अब इसमें अब क्या क्या दे सकते हैं इनमें, जैसे वो मीटिंग करेंगे ब्रिटिश सरकार के साथ, पंपलेट देंगे भाई कि मेरा ये डिमांड है, उसमें लिख के वो देंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है, रेजोल्यूशन वो देंगे। अब ये सब, अब चूँकि स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ये जितने हमारे जो मॉडरेट फेज के जो लीडर्स हैं जनरली वो हमारे एजुकेटेड से लगा, वो जनरली वो विदेशों से पढ़े हुए आए लोग थे। तो उन्होंने हमने पहली बार ही हमारे जो भारतीय लोगों ने समझाया था, डेमोक्रेसी से शब्द, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसे शब्द को वो उन लोगों ने समझाया था। तो स्वाभाविक सी बात है, तो वो इन लोग का मेन पर्पस ये है कि अगर उनको जो कुछ भी अगर देना हो, इनको पता है कि हिंसा से कुछ समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो जब जो कि मॉडरेट फेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन लोग का अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि हमें ब्रिटिश सरकार में इनको पूरा भरोसा है। दे वर ऑल वेयर लॉयल टू द ब्रिटिश, कि इनको पता है कि अगर वो भारत हम पर अगर रूल कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमारे भारतीय को जो समस्या है उनसे वो अवगत है। इनको लग रहा है कि अगर मान लो हम लोग मीटिंग करेंगे, पम्पलेट देंगे, अपना जो डिमांड्स है वो अगर डिमांड्स अगर लिख के देंगे, रेजोल्यूशन देंगे, तो उनको ऐसा उम्मीद है, ऐसा मॉडरेट लोग का उम्मीद था कि हम लोग हमारे समस्याओं का वो फुलफिल करेंगे। और यही जब आगे चलेंगे, जब 1905 के बाद हम लोग पढ़ेंगे, खासकर 1905 to 1916 के बीच में, तो फिर हमारे जो अतिवादी लोग आएंगे सारे जो इतना सारे मेथड्स को वो नकार देंगे। और यही क्योंकि उनका मानना था कि इस सब चीज़ से उनका कुछ होने वाला नहीं है। जब इनका हम लोग क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया अपने इंडियन इस्लाम मूवमेंट में, तो आपको पता चला कि अतिवादियों को ऐसा लगने लग गया था कि इन्होंने कुछ खास किया नहीं। और इसी टाइम में जब सेकंड फेज पढ़ेंगे 1914 के टाइम में, तो हमारे फर्स्ट पेज आपको मिलिटेंट नेशनलिज्म का आपको समय देखने को मिला। जब आपको ये फिर सेकंड फेज में भी पढ़ेंगे 1924 वाला टाइम में, जब हमारे भगत सिंह आएंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आएंगे, तो उन लोगों ने भी इस सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, फिर पीसफुल मेथड को उन्होंने नकार दिया। और उसी टाइम हमारे फिर गांधी जी से और अब भगत सिंह के टाइम में फिर वो टसल देखने को आपको मिलेगा कि जहाँ गांधी जी हमारे सत्य हिंसा सत्याग्रह हिंसा का फॉलो कर रहे हैं, तो उस समय हमारे जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है वो लोगों में ये हिंसा के तरीक़ों को अपनाकर वो इंडिपेंडेंस लेने का प्रयास करेंगे। तो ये मॉडरेट फेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता चाहिए।
तो अभी आपको ये भी पता चले कि ठीक है, उनका अपना पर्पस तो है कि हमें पॉलिटिकल राइट गेंस करने हैं, पॉलिटिकल राइट अगेंस्ट करने हैं, और वो अपने सेल्फ गवर्नमेंट रूल वो ब्रिटिश सरकार से वो लेने और भी इंडिपेंडेंस लेनी है। तो अभी पहले आपको पता चले कि डिमांड क्या क्या था। ठीक है, वो पीसफुल मेथड से तो ठीक है अपना पर्पस फुलफिल करेंगे, लेकिन डिमांड्स उनको क्या थे। तो आपको ये पता चाहिए कि आपको इन लोगों का डिमांड क्या थे। डिमांड की अगर मैं बात करूं तो इनमें कुछ ज़्यादा बहुत कॉमन सा डिमांड जो उस समय जितने जो कांग्रेस से पहले जो जितने सारे जो तीनों प्रोविंस में जो हमारे संगठन जो पार्टी बनी थी उनके जो डिमांड थे जनरली आपको वही देखने को मिलेगा। तो चूँकि अब इस फेज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कहूँ तो यही था कि चूँकि आने वाला जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था इन्होंने भारतीय जनता के मन में एक तो एक बेसिक अपने देश के प्रति खासकर जो ब्रिटिश सरकार किए गए जो जितने सारे जो गैर कानूनी काम थे उसके खिलाफ एक देश प्रेम की भावना को जगाया। हालांकि ये तो सबसे स्टार्टिंग का फेज है, लेकिन आपको देखें कि जैसे जैसे आप फेज बढ़ते चले जाएंगे, जैसे वो समय बढ़ता जाएगा तो हमारे जो कॉमन जनता थी वो गांधी जब आएंगे तो उनके साथ ही वो इंडियन नेशनल मूवमेंट खासा वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस फेज में तो महिलाओं का रोल लगभग ये नगण्य के बराबर है, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे खासकर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबना बैंक आंदोलन में आप देखेंगे तो उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोल आपको उसी समय में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत आपको इसी फेज से ही देखने को मिल जाएगी आपको। तो ठीक है, मैं इनके डिमांड की बात करता हूँ। जैसे इनका बेसिक सा डिमांड कि भाई जो इंडियन सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होते हैं जिसको ICSE बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है हमारा वो इंडियंस की पार्टिसिपेशन हमारा वो बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा आर्मी के खर्चे कम करो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक लिखी उसमें एक चीज़ था कि भाई आप लोग ये ब्रिटिश आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, जो कि हमारा भारत धन का बहुत सारा हिस्सा वो ब्रिटेन में चला जाता है। तो इसके ऊपर आर्मी के ऊपर खर्चे को कम करना है। उसके जितने सारे जो ड्यूटी लगाने हैं, शुगर ड्यूटी हो, साल टैक्स, अभी देखिए अभी मॉडरेट फेज में केवल साल टैक्स को कम करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन यही वो जब समय आएगा जब गांधी आएंगे 1930 में तो वही फिर हमारा ये नमक को लेकर पूरे एक आंदोलन ही छिड़ जाएगा वो। तब उस समय की जो पार्टिसिपेशन हमारे जो आएंगे वो काफ़ी बड़े लेवल पर होंगे। ठीक है, 4th नंबर का जो डिमांड था इनका एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और चूँकि इस फेज में हमारे 1892 की बनी थी, इसे भी भारतीयकरण की मांग की वो डिमांड कर रहे थे। ठीक है, और चूँकि इस समय चूँकि उस समय मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड रिपन के टाइम में वो इल्बर्ट बिल आया था जिसमें कि इंडियन जज और यूरोपियन जज के दोनों को वो समान रखने की वो बात कही जा रही थी, लेकिन वहाँ पर वो मॉडिफाइड फॉर्म में फाइनली वो अप्रूव हुआ। ठीक है, तो उस समय जो करप्शन था करप्शन को दूर करने के लिए उन्होंने वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात की। एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी को सेपरेशन करना। तब देखें गौर करेंगे तो बहुत बेसिक सा डिमांड था, लेकिन जो उस समय की स्थिति के अनुसार ये बहुत उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो मैंने आपको पूरा डिमांड समझा दिया। डिमांड को फुलफिल करने के तरीके मैंने बताया, जो उन्होंने पीसफुल मेथड और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के आधार पर ही वो ब्रिटिश सरकार से वो मीटिंग करना, रेजोल्यूशन देना, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन करना, क्योंकि उनको पूरा लगता था कि हमारे जो ब्रिटिश सरकार से वो हमारे भारतीयों की समस्याओं से अवगत है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमारे वो डिमांड को फुलफिल करेंगे। ठीक है, और सब इसी टाइम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना ये भी घटी कि अब चूँकि इस समय हमारे बहुत सारे जो ये सारे घटना तो भारत में हो रहे, लेकिन जो ब्रिटेन में भी जो रहने वाले हमारे जो भारतीय लोग थे उन वहाँ पर भी भारतीयों के मैंने ब्रिटिश के प्रति जो भारतीय जनमत जो ब्रिटिश जनमत जो वो डेवलप करना उसको फुलफिल करने के लिए उस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए भी ये दादा भाई नौरोजी वो लंदन में क्या करेंगे, वो इंडिया एक कमेटी की स्थापना करेंगे जो कि हमारा वो
INC की ही होती है। इनका मेन पर्पस ही यही है कि लंदन में रहने वाले जो भी जितने सारे जो हमारे भारतीय हैं उनके मन में भी हमारे एक ब्रिटिश जनमत करके अपना पूरा प्रक्रिया को वो स्टार्ट करें। तो ये रहा, यहाँ तक को डॉट बोलो जी मेरे दोस्त, को डॉट नहीं सर, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने पूरा पढ़ लिया, मॉडरेट फेज पढ़ लिया, वहाँ जितने लीडर्स थे वो पढ़ लिया, उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे मैंने वो बता दिया, उनका पर्पस क्या था वो बताया, डिमांड क्या थे, और डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार से किस बेसिस पर, किस आधार पर, किस मेथड को फॉलो कर डील करना है वो मैंने बताया। और लास्ट हम लोग पहुँचे क्रिटिकल इवेल्युएशन। ठीक है, अब तो ठीक है भाई। तो ठीक है दोस्तों, ये इनका फेज का हम लोग लास्ट में पहुँचे क्रिटिकल इवेल्युएशन कि 1885 to 1905 के टाइम में इन्होंने जो क्या कंट्रीब्यूशन दिया हमारे फाइनली जो हमारे आगे आने वाले नेशनल मूवमेंट में इनका रोल प्ले होगा, राइट। तो इनका सबसे मोस्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने कॉमन पब्लिक को नेशनल मूवमेंट से संबंधित जितने सारे जो नए नए वर्ड्स समझाए, जैसे वो डेमोक्रेसी के बारे में समझाया, इक्वालिटी, समानता, लिबर्टी, आज़ादी, ये सब सारे शब्दों को, गणतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, वो सारे शब्दों को उनको अपने कॉमन पब्लिक को समझाने का प्रयास किया। और यही बाद में जब जनता हमारी जो परिपक्व हो जाएगी राजनीतिक रूप से, तो हमारे वो नेशनल मूवमेंट का पार्टिसिपेशन आने वाले टाइम में वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इनमें जो सबसे सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था कि जो दादा भाई नौरोजी की किताब जो लिखे थे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि इनमें सारे वो खर्चों का जिक्र था, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का भी जिक्र था उसी में। तो इसी के आधार पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि एक कमीशन बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेल्विक कमीशन, जो कि 1895 में बनते हैं। और इसका जो मेंबर था हमारा कौन था, वो दादा भाई नौरोजी इसमें एक मेंबर थे। और ऑफिशियल जो कमीशन का जो नाम था वो क्या था हमारा, रॉयल कमीशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो इस कमीशन के आधार पर जो ब्रिटिश सरकार जो हमारे भारत धन का जो हमारा जो लंदन में वो भेज रही थी, उसी का पूरा वो इंडिया में इसको जिक्र करने को मिलता है कि भारत में किस किस चीज़ पर इलीगल स्पेंडिंग क्या क्या वो चल रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन ऑफ ये जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल था 1892 का, उसका एक्सपेंशन करने के लिए भी उन्होंने डिमांड किया, भारतीयकरण का डिमांड करने, जो इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीय के जो रोल, जो उनके भागीदारी बढ़ाने के लिए भी उन लोगों ने डिमांड किया। तो एक असर पर देखा जाए तो हाँ, इनका जो बाइडिंग जो अगर वो अखिल भारत स्तर पर इनका अगर पार्टिसिपेशन की मैं बात करूँ तो जनता तक उतना तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने जनता को एक परिपक्व जो राजनीतिक रूप से कर सकते हैं, प्रशासनिक तौर पर कर सकते हैं, अपने देश में होने वाली गतिविधियों के बारे में जो चेतना जिन्होंने जगाने का बखूबी प्रयास किया। तो आने वाले समय में ये जो जब 1906 से 1916 के फेज में पढ़ेंगे तो जैसे तो फिर जनता का हमारा उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक है, तो आज ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा, और जो पॉइंट्स होगा आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।